बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज फैज़ान खान विद यू। आज हम पढ़ेंगे निबोश आईजीसी एलिमेंट 1.2। इससे पहले निबोश आईजीसी का इंट्रोडक्शन और आईजीसी यूनिट 2 रिस्क असेसमेंट और आईजीसी एलिमेंट 1.2 जो है वो हम पढ़ चुके हैं। ये निबोश आईजीसी न्यू सिलेबस का कोर्स जो है, जो कि अभी 2020 से जो स्टार्ट हुआ है, वही कोर्स है। तो आइए देखते हैं। अच्छा, निबोश आईजीसी 1 एलिमेंट 1 के जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है वो ये है। 1.1 मोरल, फाइनेंशियल एंड लीगल रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी इन वर्क प्लेस, जो कि हम पढ़ चुके हैं। और आज हम पढ़ेंगे 1.2 रेगुलेटिंग हेल्थ एंड सेफ्टी। एलिमेंट 1.2 के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ये है। Legal reasons for managing workplace health and safety, international framework, employer responsibilities, worker responsibilities and rights, role of enforcement agencies, consequences of non-compliances, other international standards, source of information. अच्छा, तो सबसे पहले है लीगल रीजंस फॉर मैनेजिंग वर्कप्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी। हम किसी भी वर्क प्लेस में हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल क्यों रखते हैं? क्योंकि ये एक लीगल रिक्वायरमेंट है और एक सोशल एक्सपेक्टेशंस है। अच्छा, द लीगल रीजंस फॉर मैनेजिंग हेल्थ एंड सेफ्टी रिलेट्स टू द फ्रेमवर्क ऑफ इंटरनेशनल एंड नेशनल लॉज। लीगल रीजन जो है वो इंटरनेशनल एंड नेशनल फ्रेमवर्क से जो है वो रिलेट करता है। ठीक है, हर एक कंट्री जो है, ज़्यादातर कंट्रीज के अपने खुद स्टैंडर्ड्स और लॉज है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हेल्थ एंड सेफ्टी का इसलिए ख्याल रखता है कि वो नुकसानात से बच सके और उनके खिलाफ कोई भी लीगल एक्शन जो है ना लिया जाए और वो फाइन वगैरह से बच सके। उसके बाद है इंटरनेशनल फ्रेमवर्क। तो ग्लोबली जो है कोई भी हेल्थ एंड सेफ्टी के बारे में कोई ट्रूली लॉ जो है वो अवेलेबल नहीं है। मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैव देयर ओन लॉज। ज़्यादातर मुल्कों के जो है उनके अपने कवानीन जो और स्टैंडर्ड जो होते हैं उनके इशू और कंसर्न्स के लिहाज से। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, जो कि UN की एक एजेंसी है, ठीक है, बहुत सारे मुल्क जो है उसके मेंबर्स हैं। उन्होंने 2 प्राइमरी आउटपुट्स जो है वो सेट किए हैं। एक को कहते हैं हम कन्वेंशन, दूसरे को कहते हैं रिकमेंडेशन। आगे जाकर हम पढ़ेंगे कि ये कन्वेंशन और रिकमेंडेशन है क्या और ये हेल्थ एंड सेफ्टी की नुमाइंदगी किस तरह से करते हैं। अच्छा, जिसके बाद है अदर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो हमारे पास ये और स्टैंडर्ड्स है हेल्थ एंड सेफ्टी को रेगुलेट करने के लिए। एक है यूरोपियन मॉडल, एक है अमेरिकन मॉडल और दूसरा है कॉमन मॉडल, जो कि कन्वेंशन और रिकमेंडेशन है। अच्छा, नेक्स्ट है एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आर्टिकल 16 ऑफ C-155 आइडेंटिफाई करता है बेसिक ऑब्लिगेशन एक एम्प्लॉयर पर कि वो कौन कौन सी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो कि वो प्रोवाइड करेगा किसी भी एम्प्लॉय को। पहले है टू इंश्योर दैट वर्क प्लेस मशीनरी, इक्विपमेंट एंड प्रोसेस अंडर देयर कंट्रोल एंड सेफ विदाउट रिस्क। कोई भी वर्क प्लेस मशीनरी या इक्विपमेंट एंड प्रोसेस वो जो है सेफ हो और रिस्क से जो है वो बाहर हो। दूसरा है टू इंश्योर दैट द केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सब्सटेंस एजेंट्स अंडर देयर कंट्रोल आर विदाउट रिस्क टू हेल्थ। ये केमिकल, फिजिकल या बायोलॉजिकल जितने सब्सटेंस भी है वो कंट्रोल में हो और विदाउट रिस्क हो। थर्ड है टू प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो कोई भी एम्प्लॉयर जो है इन 3 बातों का ज़रूरी ख्याल रखेगा। वर्क प्लेस मशीनरी, इक्विपमेंट एंड प्रोसेस वो जो हो विदाउट रिस्क हो
कोई भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में या कंपनी में कोई वर्क हो रहा है, केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल है या बायोलॉजिकल सब्सटेंस यूज हो रहे हैं, तो वो भी विदाउट रिस्क हो, ठीक है। और द प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग एंड प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। तो ये 3 ऑब्लिगेशन है किसी भी एम्प्लॉयर पर। अच्छा, एम्प्लॉयर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो कि आर्टिकल 10 ऑफ R164 जो है वो हमें बताता है कि एक्सप्लेन करता है कि किस तरह से कौन कौन से रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो एक एम्प्लॉय पर होते हैं। टू प्रोवाइड वर्क प्लेस एंड इक्विपमेंट एंड यूज वर्क मेथड विच आर सेफ। किसी भी वर्क प्लेस में या कोई भी वर्क इक्विपमेंट हो तो वो ऐसे मेथड से होना चाहिए कि वो विदाउट रिस्क हो और एक सेफ प्रोसेस हो। एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग जो है अपने एम्प्लॉय को देना बहुत ज़रूरी है। प्रोविजन ऑफ सुपरविजन, अगर कोई भी सुपरविजन उनको चाहिए तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, ये एक लिस्ट है, पेपर के लिए ये चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्वेश्चन आ जाता है तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सारे आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं वर्कर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड राइट। जिस तरह से कुछ ऑब्लिगेशंस एम्प्लॉयर पर है, इसी तरह किसी भी एम्प्लॉइज़ के राइट्स भी है और उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी है। हमें आर्टिकल 19 जो है ऑफ C155 कुछ राइट्स जो है वो वर्कर को देता है। वो कौन कौन से राइट्स हैं? एडिक्वेट इंफॉर्मेशन ऑन एक्शन, के कोई भी वर्कर एक्शन किस तरह से लेगा अगर कोई हैजर्ड उसको दिखाई दिया या अगर वो काम कर रहा है तो उसको उस काम के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन जो है होनी चाहिए। टू इंश्योर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। दूसरा जो है वर्कर का ये भी हक है कि उसको एक नेसेसरी ट्रेनिंग दी जाए। थर्ड वन है द राइट टू बी कंसल्टेड बाय द एम्प्लॉयर ऑन ऑल मैटर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ रिलेटेड टू देयर वर्क। अच्छा, फोर्थ नंबर है अगर वर्कर समझता है कि जहाँ पर वो काम कर रहा है और वहाँ उसके लिए रिस्क है तो वो जगह जो है वो छोड़ सकता है। तो ये कुछ राइट्स थे किसी भी वर्कर के जो उसके पास होने चाहिए। अच्छा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है? तो R164 हमें बताता है डिटेल में कि किसी भी वर्कर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है। तो फर्स्ट नंबर पर है टेक रीजनेबल केयर ऑफ देयर ओन सेफ्टी एंड दैट द अदर पीपल हु माइट बी अफेक्टेड बाय द थिंग्स दैट दे आर डू एंड द थिंग्स दैट दे फेल टू डू। सबसे पहले वो अपनी सेफ्टी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा और दूसरे लोगों की सेफ्टी का भी ख्याल रखेगा। वो लोग जो इसके काम से मुतासिर होंगे, अगर ये काम कर रहा है और उस काम में फेल हो जाए स्पेशली, तो वो उन लोगों का भी ख्याल रखेगा। सेकेंड है कंप्लाई विद सेफ्टी इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसीजर। सेफ्टी जो इंस्ट्रक्शन इसको बताए जाते हैं, जो प्रोसीजर होता है उसका पूरा ख्याल रखेगा। यूज़ ऑल सेफ्टी इक्विपमेंट्स प्रॉपरली। सारे इक्विपमेंट जो है वो प्रॉपरली यूज़ करेगा। अच्छा, रिपोर्ट एनी सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन जो कि वो समझता है कि वो हैज़ार्डियस है तो डायरेक्ट रिपोर्ट करेगा। रिपोर्ट एनी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट और इल हेल्थ। तो ये कुछ ड्यूटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वर्कर के। पेपर के लिए अक्सर आ जाता है कि आइडेंटिफाई द वर्कर एंड एम्प्लॉयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो हम लोग ज़्यादा ये गलती कर जाते हैं कि हम या एब्लिगेशन लिख देते हैं या राइट्स लिख देते हैं, तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास द रोल ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। ग्लोबली जो है हमारे पास कोई स्टैंडर्ड ऑफ इन्फोर्समेंट नहीं है फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज के लिए, लेकिन कुछ जनरल प्रिंसिपल्स हैं जो कि अप्लाई होते हैं।
कोई भी कंट्री या कोई भी रीजन जो है कुछ रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ होती है जो कि हेल्थ और सेफ्टी का जो है वो चेक एंड बैलेंस जो है वो करती है। कुछ कंट्रीज़ जो है वो उनके अलग से जो है फायर अथॉरिटीज़ होती है जो कि हेल्थ एंड सेफ्टी को इन्फोर्स करती है, और कुछ कंट्रीज़ के जो है इंश्योरेंस कंपनीज होती है जो कि हेल्थ इंश्योरेंस के काम को सर अंजाम देते हैं या इंस्पेक्शन एंड ऑडिट्स वाले होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंसिक्वेंसेस ऑफ नॉन कंप्लायंसेस। अगर कोई भी हम सेफ्टी के जो है लॉस को तोड़ते हैं तो क्या होता है। तो a breach of health and safety legislation is usually a criminal offense wherever you are in the world। अगर आप दुनिया में कहीं पर भी हो और अगर आप हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है। अच्छा, जब कोई क्रिमिनल ऑफेंस इस तरह होता है, सेफ्टी का कोई ख्याल नहीं रखता, तो 3 तरह के एक्शन जो है वो अगेंस्ट उसके लिए जाते हैं। एक फॉर्मल एक्शन जो है होता है जो कि विद इन द वर्क प्लेस होता है। अगर कोई काम एक रिस्की एक्टिविटीज हो रही है कहीं पर किसी वर्क प्लेस के अंदर, तो फॉर्मल इन्फोर्समेंट एक्शन ये होता है कि उसी वर्क प्लेस के अंदर उस काम को बंद कर दिया जाता है। अच्छा, फिर दूसरा है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके ऊपर जो है एक फाइन लग सकती है या पनिशमेंट लग सकती है अगर वो हेल्थ एंड सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते। और तीसरा है कि अगर कोई किसी बंदे पर, किसी डायरेक्टर पर या मैनेजर पर या किसी वर्कर पर जो है उसके ऊपर कोई भी पनिशमेंट हो सकती है या फाइन हो सकते हैं या इवन उसको जेल भी हो सकती है अगर वो सेफ्टी का ख्याल ना रखे। तो ये है कंसिक्वेंस ऑफ नॉन कंप्लायंस। अगर हम सेफ्टी का ख्याल नहीं रखते तो इन चीज़ों का जो है हमारा सामना हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट है डिफिनीशंस सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। तो सिविल लॉ जो है वो हमेशा जो है वो कंपनसेट एन इंडिविजुअल, किसी भी बंदे को वो कंपनसेशन देती है, और क्रिमिनल लॉ जो है वो टू पनिश एन इंडिविजुअल, किसी भी बंदे को जो है वो सज़ा उसमें दी जाती है। डिफिनीशंस आप लोगों को पेपर के लिए खामखा याद होने चाहिए। मैं हर एक लेक्चर में यही कहता हूँ कि पेपर के लिए आप लोगों को डिफिनीशन जरूर याद होनी चाहिए। अच्छा, ये सिविल लॉ का एक डिफिनीशन है, द ब्रांच ऑफ लॉ कंसर्न विद द राइट ऑफ एन इंडिविजुअल। ठीक है, ये हो गई हमारे पास डिफिनीशन सिविल लॉ की। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास 2 किस्म के होते हैं। या तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा। तो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंटरनल जो है इसकी एक पूरी लिस्ट है और एक्सटर्नल की एक पूरी लिस्ट है। इंटरनल में जो है वो रिस्क असेसमेंट है, पॉलिसीज है, ऑडिट्स है, इंस्पेक्शंस है, हेल्थ एंड सेफ्टी कमेटी है, मेंटेनेंस लॉग है, ट्रेनिंग रिकॉर्ड्स है, वर्कर एंड सुपरवाइजर जो है उनके पास जो रिकॉर्ड होते हैं, एक्सीडेंट एंड इंसिडेंट हेल्थ रिकॉर्ड्स होते हैं। और एक्सटर्नल जो है वो गवर्नमेंट बॉडीज होती है, नेशनल सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशंस होता है, इंश्योरेंस कंपनी होती है, इंटरनेट वगैरह से जो है हम इंफॉर्मेशन हेल्थ एंड सेफ्टी का ले सकते हैं। और भी कुछ हेल्थ एंड सेफ्टी के अदर सोर्स है इंफॉर्मेशन के लिहाज से, क्योंकि इंटरनेशनली ज़्यादातर जो है उसको हम फॉलो करते हैं। तो एक है HSE UK, दूसरा है OSHA जो कि एक US का सिस्टम है, तीसरा है यूरोपियन एजेंसी फॉर सेफ्टी एंड हेल्थ एट वर्क, और फोर्थ वन है वर्कसेफ। तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे साथ इंटरनेशनल, जिसको हम फॉलो करते हैं। तो यही पर एंड होता है एलिमेंट 1.2 का। अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आया है तो कमेंट और लाइक करना ना भूलिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड लक।